Hello everybody and welcome back to my YouTube channel. And in this video, I am going to start a new chapter of class 9th Civics Constitutional Design. As for this year, due to novel coronavirus, South African portion from this chapter has been removed by the CBSE for the final examination. So we will start this chapter from the topic, why do we need a constitution? In this also we will leave the South African part and we will discuss about the points, why do we need a constitution? Constitution क्या होता है? सबसे पहले एक सेट ऑफ लॉज होते हैं जो ये डायरेक्ट करते हैं कि देश चलेगा कैसे, कौन किसके पास क्या पावर होगी. तो इससे क्या होता है, ये लोगों के मन में एक विश्वास पैदा करता है कि कोई मेरे साथ गलत नहीं करेगा. ये लोगों को कोऑर्डिनेट करके चलता है. कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि गवर्नमेंट कैसे बनेगी और गवर्नमेंट के पास क्या क्या पावर होंगी, किस ऑफिसर के पास क्या पावर होगी. कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि गवर्नमेंट की पावर की लिमिट क्या होगी और सिटीजन्स के पास क्या राइट्स होंगे. और कॉन्स्टिट्यूशन हमारे अंदर एक इच्छा पैदा करता है, एक एस्पिरेशन देता है हमें कि हम सब साथ मिलकर रहेंगे. ये है कॉन्स्टिट्यूशन. तो चलिए देखते हैं मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे भारत का संविधान कैसे बना. द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज नॉट एट ऑल इजी बिकॉज दिस कॉन्स्टिट्यूशन इज मेंट for the people of different diversities, languages, different customs, cultures. इतने सारे विभिन्न प्रकार के जो लोग थे शायद दुनिया में कहीं नहीं होते हैं. इसके लिए इनका कॉन्स्टिट्यूशन बनाना इतना आसान नहीं था. तो हमारे देश के सामने 3 परेशानियां थी. सबसे बड़ी संविधान बनाने की. सबसे पहली जो परेशानी थी वो ये थी कि हम जो हैं एक सब्जेक्ट से सिटीजन बनने जा रहे थे. सब्जेक्ट मीन्स हम गुलाम थे, उससे अब हम एक नागरिक बनने वाले थे आज़ाद. तो लोगों के मन में ये बात डाला कि अब तुम गुलाम नहीं हो, एक आज़ाद नागरिक हो. ये थोड़ा सा टफ पड़ जाता है. सेम इसी तरीके से हमारे देश में जब आज़ाद हुआ था उस समय, तो एक पार्टीशन हुआ था इंडिया पाकिस्तान का, और ये पार्टीशन हुआ था रिलीजियस बेसिस पे. तो उसके बाद हमारे देश में सेम कम्युनिटी के पीपल्स को और कंट्रोल करने के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी. और उसके बाद जब ब्रिटिशर्स हमारे देश को आज़ाद करके गए तो तीसरी परेशानी भी देकर गए थे हमें. हमारे देश में 2 तरीके के स्टेट्स हुए थे. एक प्रिंसली स्टेट होता था, एक प्रोविंस होता था. प्रिंसली स्टेट्स वो गवर्नमेंट बाय द किंग्स. और जब इंडिया आज़ाद हुआ तो प्रिंसली स्टेट से कह गए ब्रिटिशर्स कि अब आपकी मर्जी, आप चाहो तो पाकिस्तान के साथ रहो, आप चाहो तो इंडिया के साथ रहो, और आप चाहो तो अपना एक देश अलग बना लो. इस कंडीशन को सॉल्व करना बड़ा मुश्किल था और एट लास्ट हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन बना. तो चलिए देखते हैं द पाथ कैसे बना. हमारे देश के लोगों ने स्वतंत्रता की लड़ाई बहुत शुरुआत से लड़ी थी, इसलिए उन्हें यह नहीं बताना था कि आज़ादी का मतलब क्या होता है. ये हम सब जानते थे और हमारे मन में ये कूट कूट के बात भरी हुई थी. हमें अपने देश को एक नया करना था, हमें एक नया प्रोसेस लेके आना था देश के अंदर. इट वॉज अ स्ट्रगल टू रिजुनोवेट अवर कंट्री इन पॉलिटिक्स एज वेल एज इन सोसाइटी. अब हमें देश को नया करना था, सोसाइटी के तौर पे भी और पॉलिटिक्स में भी. हमारे देश में लॉज बनाने थे. कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के सामने बहुत बड़ी चुनौती थी कि क्या क्या लॉज दिए जाएंगे. तो सबसे पहले इन्होंने कई सारे योग्य लोगों के राय को सुना पढ़ा. तो मोतीलाल नेहरू के या उनके साथ के जो लोग थे कांग्रेस के लीडर्स, उन्होंने 1928 में भी ये बात लिख दी थी कि अगर हमारा देश आज़ाद होता है तो उस कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ें शामिल होनी चाहिए. और उनकी वो चीज़ें जवाहरलाल नेहरू की आगे लिखी हुई बुक्स जो थी उसमें भी मेंशन थी. वो भी चाहते थे कि देश में ये चीज़ें तो होनी चाहिए, जैसे कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, हर किसी को राइट टू वोट का अधिकार होना ही चाहिए.
राइट टू फ्रीडम, इक्वलिटी एंड राइट टू माइनॉरिटी, ये तो ज़रूर होने चाहिए। तो ये चीज़ें हमने आइडियाज़ वहाँ से ले लिए। इसके साथ साथ हमने जो पार्लियामेंट पे काम होता है, असेंबलीज पे काम होता है, ये कैसे सीखा? क्योंकि इन ब्रिटिशर्स ने भले ही पूरी डेमोक्रेटिक वे में नहीं, एक थोड़े से तौर पे ही हमें ये अधिकार दिया हुआ था कि हम भी इलेक्शंस लड़ सकते थे, जीत सकते थे और इनकी असेंबलीज में जा सकते थे, चाहे वो प्रोविंशियल असेंबलीज हो चाहे वो नेशनल असेंबलीज हो। हम जाते थे, ऑल्दो वी आर नॉट हैविंग मच राइट टू पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग देयर, बट स्टिल वी आर गेनिंग एक्सपीरियंस फ्रॉम देयर। हम वहां से एक्सपीरियंस सीखे, हमने सीखा। हमारे पास 1937 की राइट्स थी जिसके तहत हमारे पास परमिशन दी गई थी कि हम इलेक्शन लड़ सकते हैं। सॉरी 1985 ऐसे लॉज बनाए जाते थे उस समय। तो ये चीज हमने वहां से सीखी। इसके साथ साथ हमने दूसरे देशों से भी सीखा। कैसे? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये आइडियाज कहां से सीखे? पूरी दुनिया ने सीखे फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। हमने बिल ऑफ राइट्स अमेरिका से सीखा, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इंग्लैंड से सीखी, सोशल इकोनॉमिक जस्टिस के बारे में रशियन रिवॉल्यूशन से सीखा। और इन सब से सीखा, बल्कि ये चीज हमने ली नहीं, हमने केवल वही लिया जो हमारी इंडियन सोसाइटी को सूट करता था। तो ये था इसमें। और हम सब जानते हैं कि हमारे देश की जो असेंबली थी, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, उसे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली कहा जाता था, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। और ये असेंबली 1946 में बन चुकी थी, लेकिन उस समय मीटिंग नहीं हुई थी। लेकिन उसके बाद जब मीटिंग हुई पहली, तो उसके बाद पार्टीशन हो गया। पार्टीशन होने के बाद ये जो असेंबली थी, इसके भी मेंबर्स डिवाइड हो गए। द टोटल मेंबर हु मेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वर 299। तो 299 मेंबर्स थे जिन्होंने हमारे देश के संविधान को बनाया था। अब जरा देखना, हमारे देश के संविधान को बनने में कितना साल लगा था? 2 years 11 months and 18 days, लगभग पूरे 3 साल ही मान लीजिए। और 26 जनवरी 1950 को वो हमारे देश में लागू भी कर दिया गया था। लेकिन जरा सोचिए, वो संविधान इतने साल पहले बना हुआ है और आज भी हम उस संविधान को पूर्ण रूप से मान के चलते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा क्या है जो उस समय सोचा गया वो आज भी सही है? चलिए देखते हैं कि हमारे देश के संविधान के ऊपर क्या क्या बातें हुई। तो सबसे पहले, ऐसे बहुत सारे देश हैं जिन्होंने अपना संविधान बनाया और उनके संविधान को कई बार बदलना भी पड़ा था, कई बार, क्योंकि वहां की जो पब्लिक थी उन्होंने विद्रोह कर दिया, तो उन्हें कई सारी चीजें पसंद नहीं आई थी। लेकिन हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था ना, तो छोटे मोटे ग्रुप के अलावा किसी भी बड़े ग्रुप ने या पब्लिक ने इसका विद्रोह नहीं किया था। जिस वजह से आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि विद्रोह तभी होता है जब लॉस पसंद नहीं आते हैं। तो ये लॉस पहले से ही पसंद आए थे। दूसरी कंडीशन, ये जो असेंबली बनाई थी, इस असेंबली को इलेक्ट नहीं किया गया था, अपॉइंट किया गया था। ये असेंबली को जनता ने इलेक्ट नहीं किया था। इस असेंबली को जो प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर्स थे ब्रिटिश के, उनको वही इन्होंने अपॉइंट किया था। और शायद इन्होंने जो असेंबली बनाई है वो इलेक्टेड होने के बाद भी नहीं बनती। इस असेंबली में हर जाति, हर धर्म, हर भाषा, हर स्टेट, हर रीजन, हर कल्चर का इंसान था, हर कल्चर का। इसीलिए जब संविधान बना तो कोई ये नहीं कह सकता था कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में हमारी आवाज नहीं थी, सबकी आवाज थी। हालांकि कांग्रेस ने इस असेंबली के ऊपर रूल करना चाहा था, लेकिन असेंबली ने उसकी बातें नहीं मानी थी। ये इसका भी मेन पॉइंट है। इसके बाद ये आता है, देखो जो भी संविधान में किया गया था, ये थर्ड पॉइंट है, जो भी संविधान में बनाया गया, जो भी उसमें डिस्कस किया गया, हर चीज को रिटन डाउन किया गया, फ्रेज टू फ्रेज, सेंटेंस को फ्रेज टू फ्रेज में डिस्कशन किया गया, हर चीज को थॉरो डिस्कशन किया गया, डिबेट्स की गई, पूरे लॉज बनाए गए, तब जाकर ये संविधान तैयार हुआ था। तो क्या इस तरीके से संविधान जो बना हुआ है कि कोई प्रॉपर लॉ जो बनाया गया उसके पीछे क्या क्या डिबेट हुई, ये सब मेंशन है। तो कोई मना कर सकता है क्या? कह सकता है कि संविधान अच्छा नहीं बना है? इसीलिए हमारे देश के संविधान पे ऊपर आज तक इतनी बड़ी क्वेश्चनिंग नहीं हुई है। और संविधान जो बनता है उसका एक फ्रंट पेज होता है प्रेम्बल। प्रेम्बल में वो सारी चीजें मेंशन होती हैं कि इसमें क्या क्या हमने बेस लेके बनाया गया है। हालांकि संविधान जिन्होंने बनाया है उसमें काफी सारे लोग शामिल हैं और कई सारी ऐसी फेमस पर्सनैलिटीज भी हैं जिनका नाम नहीं है, जैसे महात्मा गांधी। लेकिन उससे पहले ये बताता हूं कि हमारे देश में जिन्होंने संविधान बनाया था, उस संविधान को बनाने के जो प्रेसिडेंट थे
वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? भीमराव अंबेडकर। लेकिन महात्मा गांधी नहीं थे। लेकिन महात्मा गांधी की जो बुक थी यंग इंडिया, उससे काफी ज्यादा इंस्पिरेशन मिली थी इस देश के संविधान को बनाने में। संविधान बनाया गया इस देश का, और संविधान जो बनाया गया गांधी जी नहीं थे। लेकिन गांधी जी नहीं थे, इसके पीछे एक वजह और कह सकते हैं। इसमें क्या था, भीमराव अंबेडकर और गांधी जी में ज्यादा बनती नहीं थी, क्योंकि भीमराव अंबेडकर का मानना था कि केवल पॉलिटिकल पावर पाकर ही यहाँ के जो माइनॉरिटीज ग्रुप के लोग हैं, दलित हैं, उन्हें बराबर का अधिकार मिलेगा। और उन्हें लगता था कि इसमें महात्मा गांधी हमारी कोई मदद नहीं कर सकते हैं। देयर इज ओनली वन वे टू गेट द इक्वलिटी इन इंडिया इज टू गेट द पॉलिटिकल पावर। ये चाहते थे वो। तो चलिए, आज की वीडियो में इतना ही है, एंड द रिमेनिंग आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय।